जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। यहां पर पहली अपडेट डीआरडीओ से आ रही है। डीआरडीओ 2 नई हाईटेक रडार टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है, जिसमें कि पहला है वीएचएफ बैंड एक्टिव आईएसआर रडार के लिए एक नया ट्रांसमिट रिसीव यानी कि टीआर मॉडल को बनाना। क्योंकि दोस्तों वीएचएफ रडार जो है वो लंबी वेवलेंथ पर काम करते हैं, इसीलिए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने की क्षमता ट्रेडिशनल एक्स बैंड रडार से इनकी बेहतर होती है। इसमें आईएसआर टेक्नोलॉजी होने की वजह से रडार बिना घूमे ही सेकंडों में बीम बदल सकता है और कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और इवन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का भी बेहतर सामना कर सकता है। और यहाँ पर डीआरडीओ की दूसरी टेक्नोलॉजी है एक्टिव फेज्ड एरे सबसिस्टम, जो कि एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन की फ्लाइट टेस्टिंग के दौरान रियल टाइम ट्रैकिंग और टेलीमेट्री डेटा ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचाने में मदद करेगी। यहाँ पर डीआरडीओ केवल नए रडार नहीं बना रहा है, बल्कि भारत की भविष्य की एयर डिफेंस और फ्लाइट टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह स्वदेशी बना रहा है। कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि इंडियन एयरफोर्स ने संकल्प 2026 नाम से एक बड़ा स्वदेशीकरण मिशन लॉन्च किया है और इस संकल्प 2026 के तहत लगभग 340 रशियन मूल के फाइटर जेट्स, जिसमें कि Su-30 MKI और MiG-29 है, इनके स्पेयर पार्ट्स और महत्वपूर्ण सिस्टम्स को अब भारत में ही बनाया जाएगा। प्लानिंग के मुताबिक रशियन एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और कुछ रडार्स को भारतीय तकनीक से बदला जाएगा। साथ ही अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और अन्य स्वदेशी हथियारों का भी इंटीग्रेशन इनमें किया जाएगा। बता दें कि तेजस फाइटर जेट के लिए भी उत्तम आईएसआर रडार और पूरी तरह स्वदेशी एवियोनिक्स पर जोर दिया गया है इस प्रोग्राम के तहत। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंडियन एयरफोर्स अब प्राइवेट कंपनियों को अपने बेस रिपेयर डिपो के अंदर काम करने का भी मौका देंगी, ताकि स्पेयर पार्ट्स की मरम्मत और निर्माण तेजी से हो सके। और ये सब फैसला दोस्तों इसलिए भी लिया है क्योंकि रशिया यूक्रेन की वजह से सप्लाई चेन में काफी बड़ा इशू आ रहा था, जिसकी वजह से हमारे पास जो रशियन ओरिजिन के प्लेटफॉर्म है उनकी मेंटेनेंस में प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसीलिए संकल्प 2026 लॉन्च किया गया है, जो कि भारत के रक्षा क्षेत्र में और अधिक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा स्टेप है। भारतीय वायुसेना एमबीडीए की एएसआईएम मिसाइल को अब एलसीए तेजस और Su-30 MKI दोनों पर तैनात करने की तैयारी कर रही है। एएसआईएम जो कि एक एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, लेकिन इसकी रेंज और स्पीड इसे सामान्य डॉग फाइट मिसाइल से कहीं ज्यादा खतरनाक बनाती है। ये मैक 3 से अधिक की स्पीड से उड़ती है और इसका इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर जो है वो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को बड़े एंगल से भी लॉक कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि पायलट को अपने फाइटर जेट का मुंह पूरी तरह दुश्मन की ओर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल अब एएसआईएम ब्लॉक 6 का भारत में ही फाइनल असेंबली और प्रोडक्शन भी करेगा। और आप ये समझिए कि अगर एएसआईएम और अस्त्र बीवीआर मिसाइलें हमारे तेजस और Su-30 MKI पर तैनात होंगी तो भारतीय वायुसेना की क्लोज कॉम्बैट और बियॉन्ड विजुअल रेंज दोनों ही क्षमताएं पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर आत्मनिर्भर भारत के साथ इंडियन एयरफोर्स की एयर डोमिनेंस अब लगातार मजबूत हो रही है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ HAL ने बेंगलुरु में 10,000 टन हाइड्रोलिक फोर्जिंग प्रेस लगाने के लिए दुनिया की बड़ी कंपनियों से साझेदारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह मशीन तेजस, प्रचंड, ध्रुव, LUH, Su-30 MKI और भविष्य के एमका और टेडबीएफ जैसे फाइटर जेट्स के लिए बड़े और मजबूत मेटल्स के पार्ट्स तैयार करेंगी। इसमें टाइटेनियम, एल्युमिनियम, स्टील और निकल बेस्ड सुपर एलॉयज जैसी आधुनिक धातुओं की फोर्जिंग की जाएगी। और यही मेटल्स यानी कि यही धातुएं जेट इंजन डिस्क, कंप्रेशर शाफ्ट, लैंडिंग गियर और फाइटर जेट के मजबूत स्ट्रक्चर बनाने में इस्तेमाल होती हैं। अभी तक दोस्तों हमें ऐसे कई महत्वपूर्ण पार्ट्स के लिए फॉरेन सप्लायर्स पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन इस नई फैसिलिटी के बाद भारत खुद इन हाईटेक एरोस्पेस कंपोनेंट्स का निर्माण कर सकता है, जिससे कि लागत भी कम आएगी, सप्लाई चेन भी तेज होगी और डिफेंस क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भरता भी मिलेगी। HAL सिर्फ फाइटर जेट्स को नहीं बना रहा, बल्कि वो भारत की पूरी एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। दोस्तों क्या भारत अब अपनी खुद की स्कैल्प जैसी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल बना रहा है? इसे लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। भारत की प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनी पेनियन इंडिया अब एक नई एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल यानी कि ALCM को डेवलप कर रही है। इस मिसाइल में सेमी स्टेल्थ डिजाइन दिया गया है, जिससे कि दुश्मनों के रडार के द्वारा इसकी पहचान करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल में 4.5 किलोन्यूटन टर्बोफैन इंजन लगाया जा सकता है, जो इसे लंबी दूरी तक फ्यूल एफिशिएंट उड़ान भरने में मदद करेगा। ऐसी क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल दोस्तों दुश्मनों के कमांड सेंटर्स, उनके एयर डिफेंस साइट्स, एमुनेशन डिपोज और महत्वपूर्ण जो मिलिट्री ठिकाने हैं उन पर दूर से सटीक हमला करने के लिए किया जाएगा। इवन भविष्य में इसे हमारे Su-30 MKI, रफाल, तेजस मार्क 2 और एमका जैसे फाइटर जेट्स के साथ भी लगाया जाएगा। हालांकि अभी किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में ऑफिशियली बात नहीं की गई है कि किस पर इसे अभी लगाया जाएगा।
पर फिर भी अगर ये प्लानिंग हमारी सफल हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है, तो भारत को एक स्वदेशी लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ स्ट्राइक मिसाइल मिल जाएगी, जिससे कि हमें इन विदेशियों से हथियार खरीदने पर जो हमारी निर्भरता है वो कम हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ डीआरडीओ ने 50 ड्रोन स्वार्म सिस्टम डेवलप करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, जिसमें कि एक मास्टर ड्रोन होगा जो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से ऑर्डर लेकर बाकी के 49 ड्रोन्स को कंट्रोल करेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये होगी कि सभी ड्रोन 500 मिलीमीटर से कम दूरी पर उड़ सकेंगे और उनकी पोजीशन में सिर्फ 5 सेंटीमीटर तक की गलती एक्सेप्ट होगी। अगर कोई ड्रोन अपनी जगह से हटता है तो पूरा स्वार्म 500 मिलीसेकंड के अंदर खुद को दोबारा व्यवस्थित कर देगा। ये सिस्टम 5000 मीटर की ऊंचाई, तेज हवा और इवन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के बीच काम करने के लिए भी डिजाइन किया जा रहा है। हर ड्रोन 30 मिनट तक उड़ेगा, 500 ग्राम से 2 किलो तक का पेलोड ले जाएगा और पूरे सिस्टम में कम से कम 70% स्वदेशी तकनीक होगी। तो इस खबर से इस बात का अंदाजा लग रहा है कि ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी में भारत काफी बड़ी तैयारी कर रहा है। वहीं दोस्तों, भारत के स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम एमका प्रोजेक्ट में अब एक बड़ा बदलाव हुआ है। सरकार ने अब नई आरएफपी जारी कर दी है, जिसमें नियम पहले से ज्यादा सख्त किए गए हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय ने एमका डेवलपमेंट फेज के लिए नई आरएफपी जारी की है। सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर यह है कि जो कंपनी या फिर कंसोर्टियम ये प्रोजेक्ट जीतेगा, उसे केवल 3 महीनों के अंदर एक नया स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि एसपीवी बनाना होगा और ये एसपीवी पूरी तरह भारतीय नागरिकों के स्वामित्व और कंट्रोल में होना चाहिए। मतलब किसी भी विदेशी कंपनी को इस पर कंट्रोल की कोई अनुमति नहीं होगी और इवन एमका का डिजाइन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पूरी तरह अब एडीए के पास रहेगा। जबकि चुनी गई एसपीवी केवल प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग, फ्लाइट टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का काम करेगी। इस फेज में 5 प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे और लगभग 1800 फ्लाइट टेस्ट सॉर्टीज पूरी करनी होंगी। और अगर टाइम के हिसाब से सब कुछ चलता है तो 2027 में डेवलपमेंट शुरू हो सकता है, जबकि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन 2030 के दशक की शुरुआत में भी हो सकता है। मतलब साफ है कि यहाँ पे काफी स्ट्रिंजेंट नियम बना दिए गए हैं कंपनीज या कंसोर्टियम के लिए, जिन्हें अब अपने आप को साबित करना होगा। और यहाँ पर आपने देख लिया कि विदेशी कंट्रोल से बाहर होना चाहिए ये एसपीवी मॉडल। तो बहुत चीजें हैं जिन्हें हमारी प्राइवेट डिफेंस कंपनियों को अब करना होगा। वहीं कानपुर की कंपनी एमकेयू इस साल के अंत तक भारतीय सेना को नेत्रो NW3000 नाइट विजन वेपन साइट्स की पहली खेप सौंपने वाली है। बता दें कि ये 660 करोड़ रुपए की डील का हिस्सा है, जिसके तहत सेना को कुल 29,762 नाइट विजन साइट्स मिलेंगे। पहले फेज में 4000 सिस्टम 2026 के अंत तक डिलीवर किए जाएंगे। अगर इस सिस्टम की बात की जाए तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है ये पूरी तरह अंधेरे में भी सैनिकों को लक्ष्य देखने और निशाना लगाने में मदद करता है। ये 500 मीटर तक इंसान को डिटेक्ट कर सकता है और 600 मीटर तक किसी भी वाहन को पहचान सकता है। इसे भारतीय मौसम के अनुसार ऊंचे पहाड़ों, रेगिस्तान की गर्मी और माइनस टेम्परेचर में भी सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है। और भारत की ये जो कंपनी है दोस्तों एमकेयू, वो स्पेशली इस तरीके के गैजेट्स को तैयार कर रही है जिन्हें कि हम अभी तक विदेशियों से खरीद रहे थे। अब भारतीय सैनिकों के पास ये स्वदेशी नाइट विजन सिस्टम्स होंगे, जिससे कि भारतीय सेना की नाइट फाइटिंग जो क्षमता है वो मजबूत होगी और सीमा पर सैनिकों को बड़ा टेक्निकल फायदा मिलेगा। दोस्तों, भारत ने 6 और 7 अगस्त 2026 के लिए 2530 किलोमीटर लंबा एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शन यानी कि नोटम जारी कर दिया है। ये कॉरिडोर उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तक जाता है। ऐसे में नोटम जो है वो आमतौर पर मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों या फिर सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स के परीक्षणों के दौरान जारी किए जाते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद इस दौरान भारत के सीरीज SLBM जैसे कि K4 या फिर अग्नि प्राइम का टेस्ट कर सकता है। फिलहाल डीआरडीओ या फिर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने अभी तक ऑफिशियली तौर पर यह नहीं बताया है कि किस मिसाइल का परीक्षण होगा और अक्सर ये बात सामने आती भी नहीं है। टेस्ट के बाद ही पता चलता है कि किसका टेस्ट किया गया है। लेकिन ये बात तो तय है कि इस तरीके के जो परीक्षण होते हैं वो भारत की स्ट्रेटेजिक ताकत को बढ़ाते हैं। दोस्तों, भारत 2035 तक अपना पहला स्पेस स्टेशन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। यह स्टेशन कुल 5 मॉडल से मिलकर बनेगा। पहला मॉडल BAS-01 2028 में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ ही गगनयान मिशन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक ह्यूमन रेटेड LVM-3 रॉकेट, क्रू मॉडल, क्रूस्केप सिस्टम जैसे कई महत्वपूर्ण परीक्षण पहले से ही सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा डॉकिंग सिस्टम और स्पेस रिफिलिंग टेक्नोलॉजी पर भी अच्छी प्रगति हो रही है। सरकार अब स्पेस सूट्स, क्रू सीट्स और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों को पूरी तरह भारत में डेवलप करने पर भी काम कर रही है। और आप ये बात मान के चलिए कि अगर सब कुछ अपने समय के अनुसार होता है
तो 2035 तक भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल होगा जिनका अपना खुद का स्पेस स्टेशन है, जो लंबे समय तक इंसानी मिशन को ऑपरेट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर्स ने लाइव रॉकेट फायरिंग एक्सरसाइज में अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया है। इन हेलीकॉप्टरों ने अनगाइडेड रॉकेट सैल्वोज दागे, जिनका इस्तेमाल किसी एक लक्ष्य को नहीं बल्कि पूरे इलाके में मौजूद दुश्मन की पोजीशन को दबाने के लिए किया जाता है। इस स्ट्रैटेजी को एयर सप्रेशन फायर भी कहा जाता है। रशिया यूक्रेन जंग की वजह से इसी तरीके के स्टैंड ऑफ रॉकेट टैक्टिक्स पर दुनिया का ध्यान गया, क्योंकि इनके जरिए हेलीकॉप्टर एक सुरक्षित दूरी से हमला कर सकता है। और इस टेस्ट के बाद अब हमारा जो Mi-17 हेलीकॉप्टर है वो केवल सैनिकों और सामान को ले जाने तक ही नहीं है, बल्कि स्पेशल ऑपरेशंस, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और आर्म मिशंस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यह एक्सरसाइज दिखाती है कि जरूरत पड़ने पर Mi-17 सिर्फ ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर नहीं है, बल्कि जमीन पर दुश्मन की पोजीशन को दबाने वाला एक इफेक्टिव फायर सपोर्ट प्लेटफॉर्म भी बन सकता है। वहीं दोस्तों, अमेरिका को भी एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी मरीन कोर का F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट कैलिफोर्निया के मिरामार एयरबेस के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे से ठीक पहले पायलट ने सफलतापूर्वक इजेक्ट कर लिया और उसे मामूली चोटों के साथ अस्पताल पहुंचाया गया। उस दौरान जो इस पूरी घटना को देख रहे थे लोग, उन्होंने कहा कि ये एयरक्राफ्ट रनवे की ओर आ रहा था, तभी अचानक धीमा हुआ और लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर पायलट ने इजेक्शन कर दिया। इसके तुरंत बाद एयरक्राफ्ट जमीन से टकराया और उसमें आग लग गई। F-35B दोस्तों काफ़ी एडवांस फाइटर जेट माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत तो आप सबको मालूम है कि ये शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग करने में सक्षम है, और इसकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा होती है। फिलहाल दुर्घटना के कारणों की ऑफिशियली जांच जारी है, इसलिए हादसे की वजह भी सामने नहीं आई है। हालांकि ये एक बड़ा हादसा जरूर था, लेकिन पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकल गया। तो फिलहाल इधर तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।